जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। आज से हम लोग का न्यू सेशन स्टार्ट होगा। जियोग्राफी भूगोल घटना चक्र जीके की ये बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही फेमस बुक है। इसका सेशन स्टार्ट करेंगे वन बाय वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इसका एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो देर न करते हुए पहले देखते हैं विश्व का भूगोल, उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। कोशिश करेंगे 2-3 वीडियो में या अधिक से अधिक 5-6 वीडियो में विश्व का भूगोल को एक कंप्लीट कर दें। ठीक है, उसके बाद फिर भारत का भूगोल को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं आज का सेशन का पहला जो पॉइंट है, इसका पहला इंट्रोडक्शन है। भूगोल विश्व के अंतर्गत स्थलीय महासागरों, नदियों, पहाड़ों, आकाशीय पिंडों तथा ब्रह्मांड के अन्य भागों का अध्ययन किया जाता है। इतना तो आपको क्लियर हो गया। भूगोल का मतलब क्या होता है कि महासागर, स्थल, नदी, पहाड़, आकाश, पिंड जो है उसके विषय में अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? भूगोल कहते हैं। भूगोल को इंग्लिश शब्द में बोलते हैं ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफी शब्द है पहली बार प्रयोग हुआ था यूनानी के विद्वान जो थे, क्या नाम था उनका? इरेटोस्थनीज थे। उनके द्वारा किया गया पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग। इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का क्या बोलते हैं? पिता बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। ठीक है, अब भूगोल का जनक किसको माना जाता है? भूगोल का जनक माना जाता है हिकेटियस को। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखिए, आधुनिक भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है? इंग्लिश में बोलेंगे फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को माना जाता है। अब देखते हैं विश्व का भूगोल, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 है कॉस्मोस, ब्रह्मांड के विषय में देखेंगे। देखिए, ब्रह्मांड सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर, मतलब छोटे से अणु से लेकर विशाल मंदाग्नियों तक का खगोलीय पिंडों के सम्मिलित स्वरूप को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। छोटे से छोटे पार्ट से लेकर बड़े से बड़े मंदाग्नि जो गैलेक्सी हैं, उनके सभी लोग का जो उनको सम्मिलन को, उनको मिक्स को, उनको यूनियन को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड के अध्ययन क्या बोलते हैं? खगोल विज्ञान बोलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं यूनानी खगोल शास्त्री, उनका नाम था क्लॉडियस टालेमी ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का क्रमबद्ध का अध्ययन किया और टालेमी ने यह मत दिया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी और सूर्य तथा अन्य ग्रह इसके क्या करते हैं? चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड के केंद्र में। आई होप क्लियर हो गया। इसके अलावा देखते हैं निकोलस कॉपरनिकस हैं, सर्वप्रथम यह व्यक्त किया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, न कि पृथ्वी। ब्रह्मांड मान लीजिए, उसके केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी नहीं है। निकोलस कॉपरनिकस के मत से यह व्यक्त हुआ। नेक्स्ट है, कॉपरनिकस को बोला जाता है आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है और ग्रही कक्षाओं के नियमों की जानकारी जो दिए हैं जोहान्स केपलर ने दिए हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 3 सिद्धांत हैं, महाविस्फोट सिद्धांत, सतत दृष्टि सिद्धांत, दोलन सिद्धांत। इंग्लिश में बोलेंगे महाविस्फोट सिद्धांत को बिग बैंग थ्योरी, नेक्स्ट को बोलेंगे सतत दृष्टि सिद्धांत को स्टडी स्टेट थ्योरी और दोलन सिद्धांत को बोलते हैं पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। ठीक है, अब देखते हैं पहला थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी को देखते हैं। बिग बैंग थ्योरी से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, तो देखते हैं। ब्रह्मांड को उत्पत्ति सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो माना जाता है महाविस्फोट थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी को ही माना जाता है। ब्रह्मांड की थ्योरी जो हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है बिग बैंग थ्योरी से हुई है। देखिए, ब्रह्मांड सिद्धांत का जो प्रतिपादन 1927 में कौन किए हैं? जॉर्ज लैम्पेयर ने किए हैं। 1894 से 1966। ठीक है, और बाद में रॉबर्ट वेगनर ने वर्ष 1967 में इसके क्या किया? एक्सप्लेनेशन किया, इसकी व्याख्या किया। इन्होंने जॉर्ज लैम्पेयर ने तो प्रतिपादन किया 1927 में, लेकिन रॉबर्ट वेगनर ने आया और 1967 में इसकी एक्सप्लेनेशन किया। ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सभी पदार्थ प्रारंभ में पिंड की अवस्था में थे। ठीक है, एक पिंड की अवस्था में था, जो सबसे पहले था, जो स्टार्टिंग पॉइंट था, एक पिंड की अवस्था में थे।
ठीक है, जिसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म था, एक छोटा सा सूक्ष्म था। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं और देखिए और क्या हुआ, आयतन छोटा था, तापमान और घनत्व तो क्या था, बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था और घनत्व डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, अत्यधिक संकेंद्रण के कारण इस पिंड में क्या हो गया, जो पिंड था, छोटा सा पिंड बहुत डेंस था, मतलब घनत्व था और टेम्परेचर जो था बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो था बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, अत्यधिक संकेंद्रण हुआ। इसके कारण इस पिंड में क्या हुआ, विस्फोट हो गया, ये टूट गया। ठीक है, और छोटे छोटे पार्ट में टूट गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पदार्थों का बिखराव हुआ और अनेक ब्रह्मांडी पिंडों का निर्माण हुआ। तभी से ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, निरंतर विस्तार होता रहता है। फिर आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे विखंडन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत को मानने वाला वैज्ञानिकों का विश्वास है कि घटना आज से लगभग 13.8 अरब पूर्व वर्ष हुई, तो बहुत पहले की घटना है। ठीक है, धीरे धीरे विस्तार होते होते आज पृथ्वी पर पानी है, ब्रह्मांड में पानी है, पृथ्वी है, सब कुछ है अवेलेबल है यहाँ पर, कई सारे ग्रह हैं। ठीक है, अब देखिए सतत दृष्टि सिद्धांत, जो दूसरा सिद्धांत था, स्टडी स्टेट थ्योरी, उसको देखते हैं। बिग बैंग थ्योरी को आपने देख लिया, अब देखते हैं सतत दृष्टि सृष्टि सिद्धांत। ब्रह्मांड उत्पत्ति विषयक का दूसरा सिद्धांत है, जिसे बोलते हैं स्टडी स्टेट थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति में कोई विस्फोट नहीं हुआ। इसके अनुसार ब्रह्मांड का न कोई आदि है न अंत है, यद्यपि उस सिद्धांत में प्रसारणशीलता समाहित है। इस सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता हैं फ्रेड हॉयल, हरमन बोंडी और थॉमस गोल्ड। ठीक है, तो इसने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। अब इसको देखो, हम लोग इसको और भी अच्छे ढंग से देखेंगे जब हम लोग ज्योग्राफी के एक अलग से बुक को देखेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में, तब हम लोग समझाएंगे इसको कैसे हुआ। ठीक है, अभी हम लोग एक छोटी सी बुक को देख रहे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है वही बस देख रहे हैं, छोटे से एग्जाम, वन डे एग्जाम के लिए। दोलन सिद्धांत देखते हैं। तीसरा जो थर्ड सिद्धांत था, दोलन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ, हमारा ब्रह्मांड करोड़ों वर्ष के अंतराल में विस्तृत और संकुचित होता रहता है, कभी बढ़ना कभी छोटा। इस सिद्धांत के प्रवक्ता कौन है, डॉक्टर एलन सैंडेज। इनके अनुसार कहा गया कि आज से 120 करोड़ वर्ष पूर्व एक तीव्र विस्फोट हुआ, तभी से ब्रह्मांड क्या हुआ, फैल रहा है। 290 करोड़ वर्ष बाद यह विस्तार रुक जाएगा और ब्रह्मांड क्या हो जाएगा, संकुचित होने लगेगा। तो दोलन सिद्धांत यही हुआ। अब देखते हैं सोलर सिस्टम, सौर मंडल के विषय में देखते हैं, चैप्टर नंबर 2। देखिए, सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं आदि पिंडों का समूह जो है सोलर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया। सूर्य के जो चारों ओर जो अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले जो ग्रह हैं, ठीक है, उपग्रह है, धूमकेतु है, सब है, सबको समूह को क्या बोलते हैं, सबके समूह को बोला जाता है सोलर सिस्टम, सौर मंडल बोलते हैं। देखिए, महाविस्फोट की घटना जो हुई, बिग बैंग की घटना जो हुई 9.1 अरब वर्ष पहले हुई तथा वर्तमान से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ। ठीक है, ये जो घटना तो बहुत पहले हुई, लेकिन अगर अभी से हम देखें तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास होना स्टार्ट हो गया। और हमारा सौरमंडल जिसमें स्थित है उसे क्या बोलते हैं, हमारे जो सौरमंडल जिसमें स्थित है उसे बोलते हैं मंदाकिनी, आकाशगंगा या दुग्ध मेखला, तीनों बोला जाता है जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। और आपको पता है प्रकाश की चाल जो है निर्वात में कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये तो प्रकाश की गति हो गई, लेकिन अगर प्रकाश निर्वात में इतना स्पीड से एक वर्ष में अगर जितना दूरी तय करती है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो जो प्रकाश वर्ष क्लियर हुआ। लेकिन नाम से आपको वर्ष लगा हुआ तो आपको ऐसा लगेगा कि तो समय का मात्रक है, तो ऐसा नहीं है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का है, दूरी को डिनोट करता है। क्लियर, प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी को ज्ञात करने की इकाई है। इसके अलावा देखिए पार्सेक भी दूरी मापने की इकाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्सेक भी दूरी मापने की इकाई है। एक पार्सेक इक्वल टू कितना होता है, 3.26 × 10 × प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, मतलब 3.26 × प्रकाश वर्ष हो गया, तो एक पार्सेक की दूरी हो गई। देखिए सूर्य से
पृथ्वी से सूर्य के मध्य की औसत दूरी को क्या बोलते हैं? खगोलीय एकक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। इसके अलावा देखते हैं 6ठी सदी के भारतीय खगोलविद बारामीहिर ने सर्वप्रथम यह बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। सबसे पहले बारामीहिर ने बताया था चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट में, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से फिगर में, चित्र में देखिए सूर्य है। सूर्य के बाद क्या है? कौन सा ग्रह चक्कर लगा रहा है? बुध है। बुध के बाद शुक्र, उसके बाद अपना पृथ्वी जिसमें हम लोग रहते हैं, उसके बाद मंगल। मंगल के बाद देखिए क्षुद्र ग्रह में देखिए बृहस्पति आ गया, शनि आ गया, अरुण, वरुण, प्लूटो। अभी इसको हटा दिया गया है प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से। तो याद करने का तरीका ऐसा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पृथ्वी है। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा? सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है जो बुध है। और सबसे दूर ग्रह अगर प्लूटो को लेंगे तो प्लूटो है, नहीं तो क्या है? वरुण है सबसे दूर की ग्रह। क्लियर हुआ? अब पृथ्वी का सूर्य से नज़दीक के मामले में पृथ्वी कौन सा स्थान पर? देखिए बुध, शुक्र के बाद कौन सा? पृथ्वी तीसरे स्थान पे है पृथ्वी। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि सब सूर्य से नज़दीक ग्रह कौन से है, पृथ्वी कौन से नंबर पे है, शुक्र पृथ्वी के आसपास कौन से ग्रह हैं, एक साइड शुक्र। नेक्स्ट में आपने फिगर को देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ते हैं। सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित होता है और सूर्य एक तारा है। यह सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का एक स्रोत है सूर्य। इसके अलावा देखते हैं तारों की रचना गैसों के बादलों से होती है। जो तारों की रचना है गैसों के बादलों से होती है, अतः सूर्य एक गैसीय गोला है। परमाणु संख्या के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सूर्य लगभग 91% हाइड्रोजन सूर्य में होता है और 8.9% होता है हीलियम से निर्मित होता है। जबकि द्रव्यमान के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इसमें देखिए 70.6% जो होता है हाइड्रोजन होता है और 27.4% हीलियम होता है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ से पॉइंट आउट करिएगा। अगर परमाणु संख्या के संदर्भ में आप देखते हैं तो इतना % हाइड्रोजन और हीलियम इतना है। अगर द्रव्यमान के संदर्भ में देख रहे हैं तो हाइड्रोजन और हीलियम का परसेंटेज चेंज हो गया है। तो आप दोनों को इसको आप पॉइंट आउट करिएगा। इसके अलावा देखते हैं सूर्य के केंद्रीय भाग का जो तापमान होता है 1.5 × 10⁻7 डिग्री सी होता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, इसको 15 मिलियन सेंटीग्रेड कहते हैं। सूर्य के कोर जो बीच का पार्ट होता है इसका, ठीक है, कोर। जबकि इसकी बाहरी सतह का जो इसको बाहरी सतह है इसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। बाहरी सतह का जो तापमान होता है कितना होता है? 5500 डिग्री सी होता है। कोर का टेम्परेचर आपको पता है 15 मिलियन सेंटीग्रेड हो गया और बाहरी सतह का जो टेम्परेचर हो गया 5500 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। सूर्य का व्यास जो होता है, सूर्य का व्यास क्या होता है? केंद्र से मिलाने वाली, मतलब परिधि से परिधि मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? व्यास कहते हैं। केंद्र से होकर जो गुजरती है। तो पृथ्वी के व्यास से लगभग कितना गुना अधिक है? 109.2 गुना अधिक है। और सूर्य की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। इसके अलावा देखते हैं पृथ्वी को सूर्य ताप का मात्र 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। सोच लीजिए कितना, अगर हम 5500 डिग्री सी टेम्परेचर देखा जाए तो इसका 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी को पहुंचता है। अगर 1 अरबवा भी हो जाएगा, 1 अरबवा क्या 1.5 अरबवा भी हो जाए तो पृथ्वी जल जाएगी। पृथ्वी पर लाइफ हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, जीवन असंभव हो जाएगा। सोच लीजिए 2 अरबवां भाग होने पर इतनी गर्मी हो रही है, तो आप समझ सकते होंगे। नेक्स्ट देखते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में क्वेश्चन आता है कितना मिनट लगता है? 8 मिनट 19 सेकेंड। कहीं 8 मिनट 22 सेकेंड है, तो आप इसको देख लीजिएगा। 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। क्लियर? सूर्य की समस्त ऊर्जा का जो स्रोत है नाभिकीय संलयन से होता है। नाभिकीय संलयन होता है कि परमाणु का मतलब एक श्रृंखला चलती रहती है, ठीक है। एक होता है नाभिकीय संलयन होता है, एक नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सौरमंडल के पिंड देखते हैं, बॉडीज ऑफ सोलर सिस्टम। सौरमंडल में वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर हम लोग देखे हैं चित्र में, तो एक बार और देख लेते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है।
प्लूटो था इसके बाद, लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा? बुध है। सबसे दूर का ग्रह जो है वरुण है, हम लोग बताए थे स्टार्टिंग में। अगर आकार के हिसाब से देखा जाए, आकार के हिसाब से मतलब उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है, और सबसे छोटा जो ग्रह है बुध है। बृहस्पति के बाद शनि आता है, उससे छोटा है। शनि से छोटा अरुण है, अरुण से छोटा वरुण है, वरुण से छोटा पृथ्वी, पृथ्वी से छोटा मंगल है, शुक्र है, शुक्र से छोटा मंगल, मंगल से छोटा बुध। सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है, आकार के हिसाब से। ठीक है, दोनों देख लिए, दूरी के हिसाब से और आकार के हिसाब से। अब देखते हैं द्रव्यमान के आधार पर, मतलब किसका वजन ज़्यादा है। द्रव्यमान के आधार पर ग्रहों का क्रम देखते हैं। तो देखिए बृहस्पति है, और उसके बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा हुआ? बुध हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट में, शुक्र और अरुण की घूर्णन की दिशा जो है पूर्व से पश्चिम क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मूवमेंट करती है ऐसे। ठीक है, और शेष जो ग्रह है, शेष ग्रह हो गया, शेष में पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, शनि ग्रह हो गया, इन सबों का जो डायरेक्शन है पश्चिम से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज में सिर्फ शुक्र और अरुण है, और एंटी क्लॉकवाइज जो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं सभी ग्रह आ गया, इसमें पृथ्वी भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं सूर्य ग्रह तब होता है, सूर्य ग्रह तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रह होता है। जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, इसको क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रह बोलते हैं। सूर्य ग्रह न्यू मून डे या अमावस्या को ही होता है सूर्य ग्रह, उस दिन पूरा अंधेरा टाइप होता है। ठीक है, और अब देखते हैं बुध के विषय में देखते हैं। बुध को इंग्लिश में बोलते हैं मरकुरी। बुध के विषय में देखते हैं। बुध में देखिए, बुध जो है सबसे पहले आप देखिए सूर्य के जस्ट पास में है। बुध ग्रह जो है सूर्य के जस्ट पास में, तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह हो गया। बुध में क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। बुध और सूर्य के मध्य दूरी लगभग 58 मिलियन किलोमीटर है, और सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। कौन करता है? बुध ग्रह, क्योंकि सबसे पास में है तो इसकी वजह से सबसे कम समय लेता है परिक्रमा करने में अन्य ग्रहों से। अन्य ग्रहों में देखिए बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। ठीक है, तो अन्य ग्रह क्योंकि दूर हैं, सबसे नजदीक ग्रह बुध है, जिसकी वजह से क्या है कम समय लेगा। ओनली 58 पृथ्वी दिवस में ही ये पूरी करता है परिक्रमा। ठीक है, 58 दिन में ही परिक्रमा करता है सूर्य का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बुध का तापांतर जो होता है अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे अधिक होता है, क्योंकि सूर्य के जस्ट पास है, उसकी वजह से इसका टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। दिन में इसका टेम्परेचर होता है 430 डिग्री सी, और रात को टेम्परेचर हो जाता है -180 डिग्री सी तक इसका टेम्परेचर हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है देखिए, सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे ज़्यादा रात जो होता है सबसे ज़्यादा बर्फीली होती है, तो आप समझ सकते हैं। यह सूर्य के सबसे नज़दीक है और सबसे छोटा ग्रह है। ये हम दोनों पॉइंट को देखे हैं। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। इसके अलावा देखते हैं नोट पॉइंट देखते हैं। उपग्रह क्या होता है? उपग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो अपने ग्रहों के साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? सूर्य का भी परिक्रमा या चक्कर लगाना होता है, उन्हें कहते हैं उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं बुध देखते हैं बुध के विषय में। शुक्र, हम लोग बुध को देख लिए हैं, मेरकुरी इंग्लिश में बोलते हैं, उसको देख लिए। अब देखते हैं शुक्र को। बुध के बाद शुक्र है, ये सेकंड नज़दीक है, दूसरा नंबर पे आता है सूर्य से नज़दीक में। यह देखिए शुक्र जो ग्रह है सर्वाधिक चमकीला ग्रह होता है। सूर्य की परिक्रमा लगभग 225 दिन में करता है, जबकि बुध कितने दिन में कर रहा था? 88 दिन में। ठीक है, सूर्य से शुक्र ग्रह की दूरी जो है 108 मिलियन किलोमीटर था। ठीक है, और बुध और सूर्य की दूरी कितना थे? 58 मिलियन था, तो इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, और शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक तथा सर्वाधिक गर्म है। शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक, मतलब बुध से नज़दीक नहीं है, तो बुध के बाद ही है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक सूर्य से देखिए
शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक और सर्वाधिक गर्म है। और अगर सूर्य से देखा जाए तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा? बुध ग्रह है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को रखिएगा। शुक्र को बोला जाता है भोर का तारा और साय का भी तारा बोलते हैं। इसके अलावा देखते हैं सबसे फेमस पॉइंट है, शुक्र ग्रह को बोलते हैं पृथ्वी की बहन, क्योंकि घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के लगभग समान है। इसके वजह से बोला जाता है कि यह पृथ्वी की सिस्टर है। शुक्र का वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है। इसमें मोस्ट ऑफ आप कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पाओगे आप। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। अब देखते हैं अपने पृथ्वी के विषय में, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। देखिए पृथ्वी के विषय में देखते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा है। फर्स्ट नंबर पर बुध है, दूसरे नंबर पर शुक्र है, तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। ठीक है, तथा आकार के आधार पर पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि जल की उपस्थिति के कारण क्या होता है? नीला दिखाई देता है। इसको क्या बोलते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश पर झुकी रहती है? 23 से 1/2 अंश पर झुकी रहती है पृथ्वी। और पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन उसके अक्ष पर झुके होने एवं परिक्रमण की गति के कारण होता है। इस पॉइंट को याद रखना, क्वेश्चन आता है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन कैसे होता है? उसके अक्ष पर झुके होने की वजह से। उसके अलावा परिक्रमण गति के कारण भी पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। देखिए पृथ्वी 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। अपने अक्ष पर भी घूमती है, घूर्णन करती है, तथा इस गति को घूर्णन कहते हैं तथा अथवा दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक है, अपने अक्ष पर घूमना उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन गति बोलते हैं या दैनिक गति कहते हैं। इसके अलावा और देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसी के कारण दिन और रात होते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में, देखिए अपने पॉइंट पर तो घूमता है, यह साथ साथ सूर्य का भी चारों तरफ से चक्कर लगाता है। तो अपने आप घूमते हुए भी अपने जैसे घूर्णन करते करते पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है। तो सूर्य का चक्कर लगाता है। पृथ्वी जो है सूर्य का भी चक्कर लगाता है। अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाता है। सूर्य का जो चक्कर लगाता है, परिक्रमण करता है, 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.5 सेकेंड, मतलब लगभग बोलते हैं 365.25 दिन का समय लगता है। और इसे क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। तो घूर्णन गति और परिक्रमण गति में कंफ्यूज नहीं हुई है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए इससे आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। घूर्णन गति किसे कहते हैं और परिक्रमण गति किसे कहते हैं? जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व, तो इस गति को क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। साथ ही साथ देखिए जैसे मान लीजिए सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूम रही है, साथ ही साथ सूर्य का भी रोटेशन कर रही है। सूर्य के जो रोटेशन चारों तरफ से घूम रही है सूर्य को, उसको बोलते हैं परिक्रमण गति। जो अपने अक्ष पर घूम रही है उसको बोलेंगे घूर्णन या परिभ्रमण गति कहते हैं। ठीक है, घूर्णन गति की वजह से दिन और रात होता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा दिन और रात क्यों कैसे होता है। इसके अलावा देखते हैं, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाला समय को क्या बोलते हैं? सौर वर्ष बोलते हैं। और प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है, जिससे प्रत्येक चौथे वर्ष को क्या बोलते हैं? लीप वर्ष के रूप में कैलेंडर में शामिल किया जाता है। इसके अलावा देखते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर देखिए 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से चक्कर लगाती है। किसी किताबों में दिया है 30 किलोमीटर पर सेकेंड, तो अप्रॉक्स में मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन अगर एक्यूरेट देखी जाए तो 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ रोटेशन करती है। ठीक है, घूमती है। इसके अलावा देखते हैं, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर समांतर 3 जनवरी को होता है। सबसे नज़दीक 3 जनवरी को होता है। और इस नज़दीक जो स्थिति जो बनी है, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक की स्थिति जो बनी है, उसे बोलते हैं उपसौर, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरिहिलियन। इससे क्वेश्चन 100% आता है। क्वेश्चन आप इसे पॉइंट करिएगा। पहला मैं बताया था, देखिए घूर्णन गति और
परिक्रमण गति। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उपसौर किसे कहते हैं, पेरिहिलियन किसे कहते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक आती है तो उसे बोलते हैं उपसौर या पेरिहिलियन। और देखिए जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो उसको क्या बोलते हैं, अपहिलियन बोलते हैं इंग्लिश में, और अपसौर बोलते हैं। अपहिलियन और अपसौर बोलते हैं। सर्वाधिक दूरी जो होती है पृथ्वी 4 जुलाई को होती है। तो इतना पॉइंट आपको यहाँ से कंफर्म हुआ, तो इस पॉइंट को नहीं भूलिएगा, दोनों पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए सूर्य के बाद पृथ्वी सबसे निकट का तारा जो है प्रैक्सिमा सेंटारी है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा जो है प्रैक्सिमा सेंटारी है। 21 मार्च और 23 सितंबर को 21 मार्च और 23 दिसंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है 21 और 22 जून को होता है। पृथ्वी के गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 और 22 जून को, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को होता है। कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगल के विषय में देखते हैं। मंगल ग्रह जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मार्स, मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। देखिए मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, पूछता है क्वेश्चन, फोबोस और डिमोस। इसके अलावा देखते हैं इसके अक्ष का झुकाव एवं दिन का मान जो होता है पृथ्वी के समान है, जिसके कारण इस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतुओं का परिवर्तन होता है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट, मंगल के वायुमंडल में 95.1% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, और 2.59% जो होता है N2 होता है, नाइट्रोजन होता है, आर्गन होता है 1.94 और 0.16 होता है ऑक्सीजन तथा जल आदि पाया जाता है मंगल ग्रह पर। और हिमशितित जल पाए जाने की घटना मंगल पर जीवन का संकेत करती है। इसके अलावा देखते हैं मंगल पर पाए जाने वाली ज्वालामुखी पर्वत जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। निक्स ओलंपिया जिसे ओलंपस मोस भी कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट से लगभग 2.5 गुना बड़ा होता है। माउंट एवरेस्ट की सबसे सर्वोच्च चोटी जो है उसका ऊंचाई है 8,848। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है और मंगल के उत्तरी ध्रुव पर एक चक्कर लगाने में, मंगल को उत्तरी ध्रुव पर एक चक्कर लगाने में 24.6 घंटे लगते हैं और यह सूर्य का परिक्रमा लगभग 687 दिनों में पूरी करता है। क्लियर हुआ। अब देखते हैं जुपिटर के विषय में, जुपिटर ग्रह बृहस्पति ग्रह के विषय में देखते हैं। बृहस्पति ग्रह जो होता है सौरमंडल, अब देखते हैं बृहस्पति ग्रह के विषय में। बृहस्पति ग्रह जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर, बृहस्पति का सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपनी धुरी पर एक चक्कर जो है 10 घंटे में, मतलब सबसे कम समय में लेता है, अतः यह अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करता है। इतना तो कंफर्म हो गया। और यह पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 11.86 वर्ष में पूरी करता है बृहस्पति ग्रह। और बृहस्पति के कुल उपग्रहों की संख्या है 79। बृहस्पति का जो उपग्रह है गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और बृहस्पति ग्रह को बोलते हैं लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जिसको शनि ग्रह को देखते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैटर्न। शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, पहला है बृहस्पति, दूसरा है शनि ग्रह। शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, वलय मीन्स रिंग पाए जाते हैं। इनकी संख्या जो होता है 7 होती है। शनि ग्रह उपग्रहों की संख्या 82 है। सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। फोबे नामक उपग्रह इसकी परिक्रमा जो है, इसकी परिक्रमा है विपरीत दिशा में करता है। शनि का औसत घनत्व तो जल और सभी ग्रहों से कम होता है, अर्थात इसका मतलब यह है कि अब पानी पर रखने पर तैरने लगेगा, जल में रखने पर। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.456 वर्ष का समय लगता है। अब देखते हैं अरुण ग्रह जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनस। इसकी खोज किया है विलियम हर्शेल ने 1781 में किया है। अरुण ग्रह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा
अरुण है, और अरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में 84.07 वर्ष का समय लगता है। और अरुण अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर, देखिए ये अरुण ग्रह क्या पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। इतना कंफर्म होना चाहिए। अरुण ग्रह सूर्योदय, जो अरुण ग्रह पर सूर्योदय होता है पश्चिम दिशा में होता है, और सूर्यास्त जो होता है पूर्व दिशा में होता है। अरुण ग्रह अपने धुरी पर झुकाव जो है 97.8 डिग्री होता है, उसके कारण ऐसा लगता है कि लेटा हुआ प्रतीत होता है। अरुण के चारों ओर क्या है, वलय हैं। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह जिसका नाम है टाइटेनिया, उपग्रहों की संख्या, अरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितना है, 27 है। अब देखते हैं वरुण ग्रह जो कि लास्ट है। यह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है, सबसे ज़्यादा दूरी पर आपने देखा ही चित्र में। और वरुण को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 165 वर्ष का समय लगता है। वरुण ग्रह की खोज जो है जर्मन खगोलविद जिसका नाम है जोहान गाले ने 1846 में किया था। वरुण के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। वरुण क्या चमकदार है, नीला रंग का दिखाई दे पड़ता है वरुण ग्रह। वरुण के कुल उपग्रह कितने हैं, कुल 14 उपग्रह हैं। वरुण ग्रह के कुल 14 उपग्रह हैं। इसके अलावा देखते हैं वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है जिसको बोला जाता है ट्रिट्रान। अब देखते हैं बौने उपग्रह जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। बौने ग्रहों की जो संख्या है 5 है। और बौने ग्रह के मानदंड ये है कि आकार में चंद्रमा के समान अथवा विशाल हो और गोलाकार हो, सूर्य की परिक्रमा करता हो, और उसकी कक्षा जो है पड़ोसी ग्रह के रास्ते में नहीं पड़ता हो, तो उसे क्या बोलते हैं, बौना ग्रह। और 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के सम्मेलन में ग्रहों के मानदंड को पूरा न करने की वजह से यम को ग्रहों की श्रेणी से क्या हटा दिया गया, बाहर हटा दिया गया, ठीक है, और उन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया, प्लूटो ग्रह, ठीक है। अब यम की खोज जो है 1930 में क्लाइड टैम्बैक ने की थी। यम वरुण की कक्षा को काटता है। यम के ज्ञात उपग्रहों की संख्या कितना, 5 है। और यम को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 247.7 वर्ष का समय लगता है। सेरेस, होमिया और मेक और इरिस भी बौने ग्रह है। तो बौने ग्रह आपने देख लिया, प्लूटो हो गया, यम हो गया, और सेरेस हो गया, होमिया, मेक, इरिस सब बौने ग्रह में आता है। अब देखते हैं चंद्रमा उपग्रह के विषय में देखते हैं। चंद्रमा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मून। देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह पृथ्वी की परिक्रमा जो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरी करता है, और इतने समय में अपने अक्ष पर घूर्णन भी पूरा करता है। देखिए परिक्रमा भी करता है और घूर्णन भी करता है चंद्रमा पृथ्वी का। देखिए अपने अक्ष पर पृथ्वी का परिक्रमा करता है और अपना घूर्णन भी कर लेता है। और पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग ही दिखाई देता है। पृथ्वी से अगर चंद्रमा को देखिए तो पूरा नहीं दिखाई देगा, 59% ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 6.68 डिग्री झुका हुआ है। और पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी जो है, दूरी देखा जाए 3,63,330 किलोमीटर है, ठीक है। पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी है 3,63,300 किलोमीटर। अधिकतम दूरी अगर देखा जाए तो 4,05,500 किलोमीटर है, जबकि औसत दूरी देखा जाए तो 3,84,400 किलोमीटर है औसत दूरी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रमा को सूर्य के संदर्भ में आकाशीय क्षेत्र पर एक ही बिंदु पर लौटने सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति के कारण 29 दिन 12 घंटा और 44 मिनट का समय लगता है, ठीक है। और चंद्रमा की एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की अवधि को क्या बोलते हैं, चंद्रमास बोलते हैं, या साइनोडिक मास कहते हैं, ठीक है। चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, जब सबसे नज़दीक होगा पृथ्वी से उस स्थिति को बोलेंगे सुपर मून या पेरिजी फुल मून कहते हैं। और जब एक कैलेंडर महीने में 2 पूर्णिमा पड़ते हैं तो दूसरी पूर्णिमा का चंद्रमा जो होता है ब्लू मून कहलाता है, ठीक है।
देखिए इसके अलावा देखते हैं कुछ रोचक तथ्य। चंद्रमा पर मानव नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने सर्वप्रथम 20 जुलाई 1969 को रखा था कदम। और सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो उसे बोलते हैं चंद्र ग्रहण। तो पूछ सकता है क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो उस समय चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्रमा के काले धब्बे वाले क्षेत्र को बोला जाता है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी या शांति सागर कहते हैं। चंद्र ग्रहण जो होता है सदैव पूर्णिमा के दिन होता है, फुल मून। सौरमंडल के अन्य पिंड को भी देखते हैं। एस्ट्रॉयड किसे कहते हैं, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। बृहस्पति और मंगल के मध्य अधिकांश क्षुद्र ग्रह क्षुद्र ग्रह मतलब छोटे छोटे ग्रह होते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रह का निर्माण महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप माना जाता है। क्षुद्र ग्रहों के पृथ्वी से टकराने पर पृथ्वी की सतह पर विशाल गर्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सूर्य है, चारों ओर पृथ्वी है, इसके बाद मंगल है, क्षुद्र पट्टी हो गई, यहाँ पर देखिए क्षुद्र पट्टी है, बृहस्पति है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं धूमकेतु। धूमकेतु कोमेट किसे कहते हैं? धूमकेतु जो है, धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ के छोटे छोटे खंड होते हैं। और धूमकेतु भी सूर्य के समान, धूमकेतु भी ग्रहों के समान सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। ठीक है, धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं, जबकि क्योंकि सूर्य की किरणें क्या होते हैं, इन गैसों को क्या चमकीला बना देते हैं, उसकी वजह से ऐसा लगेगा कि चारों तरफ इनके मूवमेंट कर रहे हैं सूर्य के चारों तरफ। धूमकेतुओं की पूंछ जो होता है हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। कोमा धूमकेतु का शीर्ष भाग होता है। कोमा जो होता है धूमकेतु का शीर्ष भाग होता है। यह धूमकेतु के नाभिक के चारों ओर गैसी घिरा आवरण होता है। धूमकेतुओं को पुच्छल तारा भी कहा जाता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया धूमकेतु किसे कहते हैं। अब देखते हैं मेट्रोस, उल्का किसे कहते हैं। उल्का ब्रह्मांड में तीव्र गति से घूमने वाला ब्रह्मांडीय कण होता है। और उल्का क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े अथवा धूमकेतुओं के धूल कण होते हैं। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया, उल्का किसे कहते हैं? क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े अथवा धूमकेतुओं के धूल कण को कहते हैं उल्का। उल्का जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल घर्षण के कारण क्या होने लगता है? चमकीला होने लगता है, क्योंकि स्पीड तेज होगी। स्पीड तेज होगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन होगा एयर में और एयर में और उल्का में, तो इसकी वजह से क्या चमक उत्पन्न होगी। ठीक है, उल्का के कुछ टुकड़े पूर्णतः जल नहीं पाते हैं और पत्थर के रूप में क्या होता है? पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। नहीं होता कभी कभी दिखता है कि चमकीला ग्रह बहुत तेज से निकलते हुए रात के समय या दिन के समय, तो वह उल्का पिंड होता है। कभी कभी पूरा जल नहीं पाएगा, फ्रिक्शन की वजह से बहुत बड़ा पिंड होता है, तो जल नहीं पाएगा तो पृथ्वी पर आकर टकरा जाता है और वहाँ पे क्या होता है? धंस जाता है, ज़मीन धंस जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है? जब ज़मीन धंस जाती है तो वहाँ पे बारिश हो जाता है, तो वहाँ पे झील का निर्माण भी हो जाता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि उल्काओं से भी झील का निर्माण होता है। उल्का को उल्काश या टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। महाराष्ट्र की लोनार झील जो है, देखिए इंपॉर्टेंट आ गया, महाराष्ट्र की जो लोनार झील है उल्का के पृथ्वी से टकराने का ही परिणाम है। क्योंकि एक छोटा पिंड थोड़ी 1 किलो 2 किलो का, कई हजारों टनों का होता है, बहुत दूर तक बहुत बड़ा होता है, पिंड होता है, कि टकराएगा तो ज़मीन धंस जाती है वहाँ की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक होल किसे कहते हैं। ब्लैक होल के विषय में देखते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक खगोलीय क्षेत्र है जो उच्च घनत्व के कारण इसका प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर आने नहीं देता है। अब देखते हैं पृथ्वी, अर्थ के विषय में। कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी का संपूर्ण भाग एक बृहद महाद्वीप के रूप में अस्तित्व में था, जिसे पैंजिया कहते हैं। जो पृथ्वी का पूरा भाग है इसे बोलते हैं पैंजिया। ठीक है, और इसके संपूर्ण जलीय भाग को क्या बोलते थे? पैंथसाला, पैंथालसा बोलते हैं, पैंथालसा बोलते हैं। जो इसके संपूर्ण भाग है उसको बोलते हैं पैंजिया। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में। और देखिए लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व त्रियासिक युग में पैंजिया 2 भाग में कट गया। पैंजिया 2 भाग में कटा। देखिए जैसे मान लीजिए ये सर्किल है, ये हमारा पृथ्वी है, 2 भाग में कट गया। जो ऊपर का पार्ट है
उत्तर की तरफ है, उत्तर है, नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है। जो उत्तर वाला पार्ट है उसे बोला गया लारेशिया। क्या बोला गया? लारेशिया बोला गया। और नीचे वाला जो साउथ वाला पार्ट है उसे बोला गया गोंडवाना, गोंडवाना लैंड बोला गया। तो आई होप क्लियर हो गया। उत्तर वाले पार्ट को लारेशिया और दक्षिण वाले पार्ट को बोला गया गोंडवाना। वर्तमान में जो उत्तरी पार्ट में देखिए उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरेशिया हो गया और लारेशिया के ही भाग थे, जबकि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है गोंडवाना लैंड के भाग थे। ठीक है। और देखिए अब अक्षांश किसे कहते हैं? अक्षांश आपको समझ में आ जाएगा। अक्षांश देखिए थोड़ा सा आते हैं। देखिए पृथ्वी के ग्लोब पर विषुवत वृत्त से, ये जो इसे देख लीजिए एक वृत्त है, मान लीजिए विषुवत वृत्त से उत्तर और दक्षिण में स्थित किसी स्थान को कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं? अक्षांश। कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं? अक्षांश कहते हैं। एक बार और लेटीट्यूड को समझने की कोशिश करिए। देखिए पृथ्वी के ग्लोब पर देखिए ये जो है ये आपका ये है अक्षांश रेखा है, छोटा छोटा जो है रेखाएं हैं अक्षांश रेखा है। पृथ्वी पर विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी स्थान का कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं? देखिए भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसके नीचे आप देखिए रेखा मिलाते हुए जाइए, कोणीय दूरी इसको क्या बोलेंगे? या उत्तर में जाइए या दक्षिण में जाइए, उसी को रेखा क्या बोलेंगे? अक्षांश बोलेंगे। और विषुवत रेखा जो बीच वाला पार्ट है 0 डिग्री है, इसको विषुवत रेखा बोलेंगे। पृथ्वी के ग्लोब पर शून्य अंश के अक्षांश को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं या भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसके अलावा देखते हैं विषुवत रेखा के उत्तरी पार को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी पार को दक्षिणी गोलार्ध। देखिए यहाँ पे चित्र में देखिए, आप चित्र में समझ में आ गया। ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे, इसके ऊपर वाला पार्ट है इसको नॉर्थ साइड है और नीचे वाला पार्ट को साउथ साइड। तो नॉर्थ वाले को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर हो गया। और कर्क रेखा देखिए 23 से 1/2 पर कर्क रेखा नॉर्थ साइड में, और यही अगर हम दक्षिण साइड में देखें तो 23 से 1/2 डिग्री पर मकर रेखा है। ठीक है। और 66 से 1/2 नॉर्थ साइड में आर्कटिक वृत्त हो गया और 66 से 1/2 साउथ साइड में अंटार्कटिक वृत्त हो गया। देखिए पोल हो गया, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा देखते हैं विषुवत रेखा जो है कौन से देश से होकर निकलती है? जो 0 डिग्री हमारा रेखा है, ये भूमध्य रेखा, ये कौन से देश से होकर जाती है? इसको देख लेते हैं क्वेश्चन। जब आपके पास एटलस होगा, एटलस उठा कर देखोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो विषुवत रेखा जो है साओटोम प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, ये सब देखिए अफ्रीका देश का, अफ्रीका कंटिनेंट का पार्ट है, देश है। केन्या, सोमालिया, अब आइए मालदीव, इंडोनेशिया, ये सब एशिया में आ गया। मालदीव हो गया, इंडोनेशिया हो गया, किरीबाती हो गया, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील हो गया। ब्राज़ील देश से होकर गुजरता है। तो सारे आपने देशों को देख लिया कौन से देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरता है। अक्षांश रेखा जो है विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर खींची हुई मानी जाती है। अक्षांश रेखा जो है विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर खींची हुई मानी जाती है। देखिए 1 डिग्री अंतराल पर जो दोनों के बीच की दूरी होता है 111 किलोमीटर, मतलब 2 अक्षांशों के बीच अगर 2 रेखाएं हैं, अगर 2 अक्षांशों के बीच की अगर दूरी देखा जाए तो 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, लगभग। और देशांतर रेखा आप देखिए, देशांतर रेखा जस्ट इसका उल्टा हो गया। देशांतर रेखा क्या हो गया? देखिए उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होता है? बराबर होता है। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको बोला जाता है ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। देखिए हम इसको दिखा लेते हैं। देखिए देखिए ये जो रेखा है नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जो ये लाइन मिला रही है इसी को बोलेंगे देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर रेखा बोलेंगे। ठीक है, अब ऐसे ऐसे अपना गुजरती जाएगी, सारे हर जगह बराबर होती है। ठीक है, ऐसे रहेगी। सॉरी मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए ऐसे करके मिलेगी, ईस्ट साइड में, इधर वेस्ट साइड में। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो उसको बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं, और या ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। यह कौन से देशों से होकर गुजरती है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली,
बुर्किना फासो, टोंगो, घाना और सभी उत्तरी गोलार्ध तथा अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तो इतना देश है जिससे प्रधान मध्याह्न रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा होकर गुजरती है। ग्रीनिच रेखा जो होता है 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक विपरीत में 180 देशांतर रेखा होती है, जिसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रीनविच से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक समय का निर्धारण किया जाता है। तो इसी देखिए समय का निर्धारण जो होता है ग्रीनविच रेखा से ही किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में, सामान्यतः 1 डिग्री देशांतर रेखा में 4 मिनट का अंतर होता है। समय निकालने के लिए देशांतर रेखा का प्रयोग किया जाता है। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। विषुवत रेखा और ग्रीनविच रेखा जो होता है आपस में, विषुवत रेखा और ग्रीनविच रेखा आपस में अफ्रीकी में महाद्वीप के पश्चिमी में स्थित गिनी की खाड़ी में मिलती है एक दूसरे से। ऐसे ये देखिए अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री विषुवत रेखा हो गया, ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। ये दोनों आपस में कहाँ मिलती है? गिनी की खाड़ी में मिलती है। देखिए कर्क रेखा हम बताया था, विषुवत रेखा के उत्तर में 23 से 1/2 अंश अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। अगर वही दक्षिण में अगर हम बात करें 23 से 1/2 अंश दक्षिण में, तो उसे मकर रेखा कहते हैं। देखिए कर्क रेखा कौन से होकर देशों से गुजरती है? कर्क रेखा जो गुजरती है यूएसए से, मैक्सिको, वेस्टर्न सहारा, बहामास, माली, मारितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, अपना प्यारा देश भारत से भी गुजरती है, बांग्लादेश और म्यांमार, चीन, ओमान, ताइवान देशों से होकर गुजरती है। देखिए आप पूछ सकता है क्वेश्चन कि भारत में भी कौन से स्टेटों से होकर मकर रेखा गुजरती है? क्योंकि भारत से गुजरती है तो इसका राइट आंसर है मित्र, गमछा, झार। मतलब देखिए पहला हो गया मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा सारा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं मकर रेखा विषुवत रेखा के दक्षिण में 23 से 1/2 अंश अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा देखिए कौन से होकर देशों से गुजरती है? ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, फ्रेंच पोलिनेशिया, टोंगा, बोत्सवाना, नामीबिया देशों से होकर गुजरती है। तो मकर रेखा और कर्क रेखा कौन से देशों से गुजरी है देखा आपने। इसके अलावा देखा विषुवत रेखा कौन से देशों से होकर गुजरी है, ये भी देखा आपने। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों कहाँ पे मिलती है? गिनी की खाड़ी में, ये भी आपने देखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? ठीक है, समय निकालने के लिए देशांतर रेखा का प्रयोग किया जाता है। एक देशांतर रेखा का जो अंतर होता है 4 मिनट का अंतर होता है एक देशांतर रेखा में, और 1 डिग्री अक्षांश रेखा में जो अंतर होता है 111 किलोमीटर होता है अंतर। तो इतना सारा क्वेश्चन को आपने कवर किया। इसके अलावा देखते हैं विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों अफ्रीकी महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों अफ्रीकी महाद्वीप से, जो अफ्रीकी महाद्वीप से तीनों रेखा जो गुजरती है, यही आंसर है हमारा। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जो रेखाएं हैं अफ्रीकी महाद्वीप से होकर गुजरती है। देखिए सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को क्या बोलते हैं? संक्रांति कहते हैं। देखिए कर्क संक्रांति के समय जो होता है उत्तरी गोलार्ध में 20 और 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है कर्क संक्रांति में, जिसे बोलते हैं समर सोलास्टिक। ठीक है, और देखिए अगर मकर संक्रांति है तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में 20 से 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिवस होगा। 21 से 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा, मकर संक्रांति जिसे बोलते हैं। और कर्क संक्रांति में 20 से 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर इसके विपरीत बात करें, अगर दक्षिण गोलार्ध में होता है सूर्य, तो सबसे छोटा जो दिन होता है 20 से 21 जून को होगा, 20 से 21 जून, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा होता है। और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है वहाँ पे दक्षिण गोलार्ध में। और नेक्स्ट देखिए पृथ्वी के प्रत्येक गोलार्ध का तापमान के आधार पर विभिन्न कटिबंधों को जोन में बांटा गया है, विभिन्न कटिबंध जोन में बांटा गया है टेम्परेचर के हिसाब से। देखिए विषुवत रेखा से अगर देखिए विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री से 23 डिग्री पे हम जा रहे हैं, 23 से 1/2 उत्तर पे, और
और 23 से 1/2 अंश दक्षिण का जो भाग हो गया, ये दक्षिण का भाग हो गया 23 से ही 1/2 अंश नॉर्थ हो गया, 23 से 1/2 अंश साउथ हो गया। ये जो पार्ट हो गया इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी होता है, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, ट्रॉपिकल जोन। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए 0 डिग्री जो हमारा विषुवत रेखा है उसके नॉर्थ साइड में 23 से 1/2 अंश, उसके साउथ साइड में 23 से 1/2 अंश, इन दोनों के बीच का जो भाग होता है उसे बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। और 23 से 1/2 अंश से लेकर 66 से 1/2 अंश उत्तरी गोलार्ध तथा उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध 23 से 1/2 अंश दक्षिणी से और 66 से 1/2 अंश दक्षिणी गोलार्ध के जो जोन होता है, जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। ठीक है। और जो 66 से 1/2 अंश से 90 अंश के मध्य उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध के मध्य को बोलते हैं, उसको पोलर जोन बोलते हैं, ध्रुवी कटिबंध बोलते हैं। शीत कटिबंध जो होता है, शीत कटिबंध तापमान बहुत ही कम होता है, परिणाम स्वरूप यहाँ पे क्या होता है, हमेशा बर्फ जमी रहती है। आप देख लो रसिया का पार्ट हो गया कुछ, क्योंकि नॉर्थ पोल के साइड में है, ग्रीनलैंड हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, हमेशा बर्फबारी जमी रहती है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें। देखिए 1492 में स्पेन निवासी कोलंबस ने कैरिबियन द्वीप, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का पता लगाया। उत्तरी अमेरिका या वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका की खोज का दावा विवादित है कहीं कहीं। कुछ विद्वान बोलते हैं कि यूरोपीय यात्री लीफ एरिक्सन वाइकिंग को 1966 ईस्वी के आसपास अमेरिका का वास्तविक खोजकर्ता मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान बोलते हैं कि चीन के एडमिरल झोंग को 1421 ईस्वी में अमेरिका को खोजकर्ता माना जाता है। तो अभी उत्तरी अमेरिका का जो है विवादित है अभी, तो अभी इतना पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं परंपरागत रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में भी अमेरिका का खोजकर्ता कोलंबस को माना जाता है तथा अक्टूबर माह के द्वितीय सोमवार को कोलंबस दिवस माना जाता है, तो इसको इम्पोर्टेंट रखिए। नेक्स्ट देखिए न्यू फाउंडलैंड 1497 की खोज जो हुआ है जॉन कैबेट ने किया है, और वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले हैं, केप ऑफ गुड होप से होकर भारत आए थे 1498 में। ठीक है। और निकोलस कापरनिकस जो 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित बुक है जिनका नाम है लिटिल कमेंट्री में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया कि संपूर्ण ब्रह्मांड केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। और ग्रहों की गति के नियम को बोलते हैं, 3 नियम है, ग्रहों की गति के 3 नियम है, उसको बोलते हैं केपलर का नियम। और केपलर ने दिया था, जो जर्मनी के रहने वाले केपलर, उन्होंने नहीं दिया था। इसके अलावा देखिए हवाई द्वीप समूह की खोज जो 1778 में कैप्टन कुक ने दिया है। और उत्तरी ध्रुव की खोज किया है रॉबर्ट पियरी, अमेरिका के रहने वाले हैं, 1909 में किया उत्तरी ध्रुव की खोज। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति की अगर बात किया जाए तो 1911 में आर एमंडसन ने किया है, नॉर्वे के रहने वाले, उन्होंने सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे हैं। आर एमंडसन नॉर्वे के हैं, 1911 में पहुंचे हैं। तो ये रहा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिए हम लोग। अब देखेंगे